फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, साथ ही साथ नीचे बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी से हो रहे हैं हार बेहाल। हालांकि मैं एक हिल स्टेशन में हूँ, पहाड़ों के बीच में हूँ, लेकिन यहाँ पर भी गर्मी का तापमान कुछ कम नहीं है। तो प्लीज़ सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितनी भी फीमेल्स अभी तक खुले बाल ले लेके घूम रही थी, अब कितने लोगों का बन बनने लगा है, यानी कि कितनी फीमेल्स या कितनी लेडीज़ या कितनी लड़कियाँ अब जो है वो जूड़ा टाई करने लगी हैं, जैसे कि मैंने कर दिया है। तो आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। बहुत दिनों से मैडम जनाब एंड फैमिली के ऊपर रिएक्शन वीडियो नहीं आया। आई नो कि आप सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा ही ऐसी ऑडियंस है जो मैडम और जनाब के रिएक्शन वीडियोस को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है और उसका इंतज़ार भी कर। तो आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार करवा दिया, लेकिन इसके साथ ही आज एक बढ़िया सा रिएक्शन ज़रूर देंगे। तो रिएक्शन शुरू करने से पहले मैं आज एक मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर ये बात नोटिस करती हूँ कि मैडम और जनाब का जब भी व्लॉग आता है, चाहे वो मैडम का आए चाहे वो जनाब का आए, उसमें बच्चे से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। इनफैक्ट मैं भी जब रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ उनकी फैमिली पे, तो मेरी वीडियोस के नीचे भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जहाँ पे बच्चे से रिलेटेड कमेंट आते हैं, उसकी एक्टिविटी से रिलेटेड कमेंट्स आते हैं, वो कैसे बोल नहीं रहा है या वो एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है या उसको ये कोई बीमारी है या कुछ लोग एबनॉर्मल तक बोल देते हैं। ये सारे कमेंट्स मैं देखती हूँ और मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। ना मैंने कभी अपने रिएक्शन वीडियो में कभी भी किसी भी बच्चे का फ़ोटो यूज़ किया है, ना मैं कभी भी किसी भी बच्चे की बात करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। और जब मैंने ये कमेंट सेक्शन में उनके भी देखे तो मुझे वहाँ पे भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा पहले मैं आज वीडियो के स्टार्टिंग में रिएक्शन से पहले ये बात बोल दूँगी, क्योंकि अब लोग डायरेक्टली उस बच्चे को एबनॉर्मल बोलने लगे हैं। बच्चा अभी साल भर का नहीं हुआ है और बच्चा कहीं से भी एबनॉर्मल नहीं है। और आप ये सोचिए कि अगर किसी बच्चे को ऐसे कोई सिम्टम्स या ऐसे कोई साइन आ रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा कंसर्न उसके पेरेंट्स होंगे अपने बच्चे के हेल्थ को लेके। और वो भी पीपिका मैडम जो अपने बच्चे को लेके कितनी ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि अब उन्होंने गोद में देना शुरू किया है अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चे को। तो क्या वो ये सब चीज़ें नोटिस नहीं कर रही होंगी? और अगर वाकई में बच्चे को ऐसा कोई प्रॉब्लम भी होगी तो क्या वो डॉक्टर से एडवाइस नहीं ले रही होगी, किसी पीडियाट्रिशियन को नहीं दिखा रही होगी जो अपने बच्चे के डाइट के लिए भी डाइटिशियन रखती है, उसके हिसाब से उसको मील देती है? क्या वो ये सब चीज़ें नोटिस नहीं कर रही होगी? डेफिनेटली ये सब चीज़ें उसे भी दिख रही होंगी, लेकिन एक अच्छे खासे हंसते खेलते बच्चे को एबनॉर्मल बोल देना ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जो एक बच्चे के लिए मुझे अच्छा नहीं लगा। कि बच्चा खाता है, सोता है, खेलता है, हंसता भी है, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि बच्चा एक्सप्रेशन लेस है। लेकिन अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो जनाब के भी कौन सा एक्सप्रेशन आते हैं, तो कुछ ना कुछ जीन्स तो जाएंगे ही। वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाता बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फ्लैट के अंदर वो सिर्फ 2-3 लोगों के अराउंड सराउंड रहता है जिनके साथ वो कंफर्टेबल है। आप नोटिस करना कि जब वो अपनी नानी के साथ रहता है तो वो हंसता भी है, वो रिप्लाईज भी करता है, वो एक्सप्रेशंस भी देता है, लेकिन बाकी सब लोगों के आगे उसके एक्सप्रेशन निल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा अब नॉर्मल है। प्लीज़ ऐसी बातें मत बोला कीजिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बच्चों के लिए ये बोलना। और रिएक्शंस अपनी जगह हैं। एक माता पिता से ज़्यादा अपने बच्चे के लिए, अपनी संतान के लिए कोई भी कंसर्न नहीं होता। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम उनके पेरेंट्स को फील हो रही होगी तो डेफिनेटली वो लोग इस चीज़ को भी दिखा रहे होंगे, लेकिन बार बार बच्चे के लिए कमेंट्स करना ये चीज़ें थोड़ा सा अजीब लगती हैं। हाँ, इनकी भी गलती है कि ये सारा टाइम उसके ऊपर कैमरा लगा के रखते हैं, ऑल टाइम कंटेंट के लिए उसका फुल इस्तेमाल करते हैं। जब कोई कंटेंट कहीं से नहीं मिलता तो जानबूझ के बच्चे के कंटेंट को ये यूज़ करते हैं, जबकि इन्हें पता है कि उस चीज़ पे बच्चा ट्रोल हो सकता है। सोशल मीडिया है, यहाँ पे किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को बख्शा नहीं जाता। और अगर वहाँ पे आप बच्चे के ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस दिखाओगे या लोगों को बोलने का मौका दोगे तो वहाँ पे लोग बोलते भी हैं। तो जितना गलत यहाँ पे कमेंट्स करने वाले लोग हैं, उतने ही गलत यहाँ पे इनके पेरेंट्स भी हैं कि ये बार बार बच्चे को ऐसे कंटेंट में लेके आते हैं जहाँ पे लोगों को बोलना पड़ता है। अगर ये लोग खुद ये प्रॉब्लम फील कर पा रहे हैं, या कमेंट सेक्शन तो ये भी पढ़ते होंगे, हमें पढ़ के इतना बुरा लग रहा है जबकि हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, तो उन्हें भी पढ़ के कुछ तो फील बुरा लगता होगा। लेकिन उसके बाद भी वो लोग
लोग इस चीज़ के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई स्क्रीन टाइम बच्चे का कम नहीं किया है। हमेशा हर व्लॉग में बच्चे को लेते ही लेते हैं और फिर बच्चे के ऊपर लोग बातें करते हैं, जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। अब मुझे नहीं पता कि इनके पेरेंट्स किस मिट्टी के बने हैं कि इन्हें ये चीज़ें बुरी नहीं लग रही हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि ऐसे बच्चे के लिए बोलते हैं। तो फटाफट से इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं रिएक्शन। तो सबसे पहले रिएक्शन शुरू करेंगे साहिबा से कि साहिबा ने, बोलते हैं ना, अपने जितने भी पाप थे उनका पुण्य हासिल कर लिया। इतनी सारी मतलब 1.5-2 साल से जो कंप्लेन थी सबकी, उस कंप्लेन को साहिबा ने बहुत अच्छे से कवर अप कर दिया। इस बार साहिबा ससुराल गई और ससुराल जाके साहिबा ने अपने सास ससुर को जो अनमोल तोहफ़ा गिफ्ट में दे दिया, ये बोलिए कि उसने अपनी सारी गलतियों का पोछा मार दिया। आप लोग जानते होंगे, जो भी मुस्लिम भाई बहन मेरे यहाँ पे होंगे उन्हें पता होगा कि हज का कितना बड़ा महत्व होता है। जैसे हमारे हिंदुओं में तीर्थ यात्रा का, 4 धाम यात्रा का महत्व होता है, वैसे ही जितना मुझे पता चला है, जितना मुझे आइडिया है, मुस्लिम भाई बहनों में भी हज का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और डब्बा ने और डब्बा के हस्बैंड ने, यानी कि फ़नी ने और साहिबा ने अपने पेरेंट्स को हज जैसी खुशी दे दी है। तो बहुत नसीब वालों को ये नसीब होता है और उनके पेरेंट्स उनमें से एक हो गए हैं। तो ये अच्छी चीज़ करी साहिबा ने कि उन्होंने हज पे भेजा। आज उनके पास इतनी इनकम है, इतना पैसा है कि दोनों बेटा बहू ने अपने सास ससुर को हज पे भेजा। हज पे जाते हुए उनके इन-लॉज़ इमोशनल भी हो रहे थे, रो भी रहे थे और फ़नी भी रो रहा था। वैसे ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि जब से ये बात छिड़ी है या जब से ये ज़िक्र छिड़ा है कि फ़नी अपने पेरेंट्स के लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, वहीं पे साहिबा अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखती है। फ़नी अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के मुंबई शिफ्ट हो गया है। मतलब ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ते से ये चीज़ें यूट्यूब पे चल रही हैं, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिसका रिप्लाई भी कई बार फ़नी ने अपनी वीडियोस के द्वारा दिया है। उस समय से फ़नी का एक इमोशनल साइड दिखाया जा रहा है टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स। हो सकता है कि ये वाकई में इमोशंस हो, बट ये भी हो सकता है कि ये अब दिखाना भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अभी तक ये चीज़ें नहीं दिखाई थी। वो कनेक्शन नहीं दिखाया पेरेंट्स के साथ, कभी प्यार से बैठते, खेलते, हंसते, बोलते, रोते, गाते, टाइम स्पेंड करते हुए नहीं दिखाया। तो पॉडकास्ट वाले इंटरव्यू के बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया है। पहला इमोशनल कंटेंट आया था पॉडकास्ट वाला, उसके बाद ये इमोशनल सीन आया जहाँ पे फ़नी अपने पापा को हज पे भेजते हुए रो रहे थे। कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि हज जैसी इतनी इम्पॉर्टेंट और इतनी ऑस्पिशियस जगह वो जा रहे हैं तो लोग रो क्यों रहे हैं। तो मैंने भी इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया। तो रिसर्च के थ्रू मुझे पता चला कि जब हज पे जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि वहाँ से कोई इंसान वापस कुशल मंगल से अच्छे से लौट पाएगा या नहीं, तो इसीलिए उसे भेजते हुए एक खुशी भी होती है, वहीं पे एक गम भी होता है कि हज करने जा रहा है, ऊपर वाला करे कि हज मुकम्मल करके अच्छे से वापस आ जाए। तो इसीलिए वो इमोशंस भी होते हैं, इसीलिए सब मिलने भी आते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि छोटी छोटी चीज़ों में आने वाले साहिबा के मायके वाले, चलो मुंबई के बारे में हम बाद में आएंगे, मौधा वाले मायके वालों में से सब के सब आखिर कहाँ गायब हो गए। जो मायके वाले छोटी छोटी चीज़ों में भी आ जाते थे, कभी बिरयानी बनाने, कभी हलवा बनाने गाजर का, कभी कोई सेलिब्रेशन करने, कभी कुछ करने, छोटी मोटी हर चीज़ के लिए खाना देने, खाना लेने आया जाया करता था, वो पूरा क्लैन के जो हिस्सेदार हैं वो सब कहाँ गायब हो गए। मतलब हज एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद भी विदा करने के लिए, मिलने के लिए मायके में से आया तो कौन? अगेन सिर्फ फूफू, यानी कि इनकी बुआएं, और कोई नहीं आया। खालाएं गायब थी, समझ नहीं आया। हो सकता है मैंने व्लॉग में मिस किया हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मेरे मुताबिक और जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने जाना, दूर दूर से लोग मिलने आते हैं ये सुनते हुए कि सामने वाला हज के लिए जा रहा है। दूर दूर से लोग मुलाकात करने के लिए आते हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे मायके वालों में से, मौधा वाले मायके वालों में से नहीं आया कोई मिलने के लिए उनके पेरेंट्स से। अब वहाँ पे एक इंसिडेंट और हुआ था ससुराल में, जिसको लेके कमेंट सेक्शन में काफ़ी मुद्दा भी बना था और उसी के थ्रू मुझे पता चला। पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ और उस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे देना। सवाल ये है कि आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि साहिबा जब भी गलती करती है
उस गलती पे सॉरी फील करने के या उस गलती पे गलती मानने के वो हमेशा अपना एक क्राई बेबी वाला कार्ड प्ले कर लेती है, हमेशा एक सिंपैथी कार्ड प्ले कर लेती है, ताकि फोकस उसकी गलती पर से हट जाता है और फोकस सिर्फ इस चीज़ पे हो जाता है कि साहिबा रो रही है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कितनी बार इन्होंने अपनी गलती पे सॉरी फील ना करते हुए सिंपैथी कार्ड यानी कि रोने का कार्ड प्ले किया हो। सेम चीज़ इन्होंने अपने ससुराल में भी करी। वहाँ पे इनके हाथ से प्लेट छूट गई। हालांकि वो छूटी हुई प्लेट हमें दिखी नहीं, लेकिन ब्लैक स्क्रीन के पीछे से ये पता चला कि प्लेट छूट गई। अब ये सोचिए कि हाथ से प्लेट छूट गई और उसी समय पे ऐसा तो था नहीं कि कैमरा ऑन होगा, क्योंकि अगर कैमरा ऑन होता तो शायद प्लेट गिरते हुए भी दिखाते। तो कैमरा पहले ऑन करवाया गया, उसके बाद बोला गया कि अब रोते हुए जाना तो मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये जो चीज़ें हैं अगर शूट होती तो प्रॉपर प्लेट गिरने से लेकर हर चीज़ शूट में आती, लेकिन वो कैमरा ऑन किया गया। आप समझ रहे हो, उस स्पेशल मोमेंट के लिए कैमरा ऑन किया गया कि साहिबा रो रही हैं। अब मुझे समझ में नहीं आया कि वाकई में वो गिरा था कि गिराया गया था। अगर गिरा तो उस जगह को उठाने की जगह, वहाँ पे सफाई करने की जगह कैमरा खोल के वीडियो प्ले करके उसको ऊपर की तरफ क्यों भेजा गया कि पहले सीधा ऊपर जाओ, थोड़ा रोना वोना, उसके बाद नीचे आना। तो जब मैं उनका फेस देख रही थी ना, तो उनकी नाक और उनके ये दोनों चिक्स रेड थे, और रेड रोने से तो हुआ नहीं होगा क्योंकि इतना तो किलकारी, इतना तो ज़ोर से वो रोई नहीं। वो रेडनेस इसीलिए थी क्योंकि मैडम ने ठूस के टिंट लगा दिया था कि ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा रोई है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टिंट यूज़ कर लिया था कि ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा रोई है। तो आपने गाना सुना होगा कि पल में शावा पल में माशा, कितने रंग बदलती है। एक रंग में रो रही हैं, दूसरे रंग में हंस रही हैं। तो समझ नहीं आया कि ये रोना असली था या वो हंसना असली था। प्लेट गिरी तो गिरी, पर प्लेट उठाने के नाम पे सीढ़ी से ऊपर भाग गई और वहाँ पे जो इनकी अम्मी है, इनकी जो सास है, वो प्लेट उठा के साफ़ कर रही हैं। लेकिन इन मैडम से ये नहीं बोला गया कि आप छोड़ दीजिए, इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। हालांकि इनकी ये हैबिट हमेशा से है, अम्मी के घर पे जाती हैं तो वहाँ छींटे मार देती हैं और वहाँ पे भी सफाई बच्चों से करवाती हैं। और ससुराल में भी यही हाल है कि पहले तो मैस कर दिया, लेकिन उस मैस को साफ़ करने के नाम पे रोना लेके ऊपर चली गई और बाद में सास ने वो पूरा मैस जो है वो क्लियर करा। तो ये कुछ हाल करे हैं मौधा जाके मैडम जी ने। लेकिन वो कहते हैं ना कि सारी गलतियों का उन्होंने पोछा मार दिया, क्योंकि उन्होंने जो काम इस वक्त कर दिया है उस काम के लिए मैं भी उनकी तारीफ़ करूँगी, क्योंकि वाकई में बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको हज नसीब होता है। और ये किस्मत ऐसे नहीं आती, क्योंकि कहीं पे भी जाने के लिए आपका पैसा लगता है और शायद एक मिडिल क्लास फैमिली इस पैसे को इकट्ठे करने में बहुत वक्त लगाती है। एक पैसा जोड़ के, एक चीज़ जोड़ के तब भेजा जाता है। वहाँ पे साहिबा ने ही इन्वेस्ट किया होगा, जाहिर सी बात है, उसने ही हेल्प करी होगी, क्योंकि फ़नी के पास ऐसा अभी कुछ भी नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाए। तो वहाँ पे साहिबा ने ही उन्हें भेजने का प्लान किया होगा, तभी वो लोग वहाँ जा पाए होंगे। तो अब बात आ जाते हैं सीधा मुंबई वालों के पास कि मुंबई वाले वैसे तो जो इनके भाई हैं, जब किसी स्टेज पे होते हैं, किसी मंच पे होते हैं, तो अपनी बहन हो, अपनी अम्मी हो, सबसे एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखवा देते हैं जिस स्क्रिप्ट के अनुसार ऐसा लगता है कि उस घर के हर्ता कर्ता इनके जनाब हैं और पूरा का पूरा घर जनाब ने संभाला हुआ है। पापा की बीमारी के बाद माँ का, बाप का, भाई का, सारे रोल प्ले करते हैं जनाब। लेकिन जब बहन की फर्स्ट एनिवर्सरी आती है तो जनाब मिसिंग होते हैं, जनाब की बेगम मिसिंग होती है। जब बहन के इन लॉज हज के लिए जाते हैं तो अगेन मायके से कोई भी उनसे मिलने नहीं आता। मिलना तो छोड़िए, कोई ज़िक्र भी नहीं करता। ज़िक्र तो छोड़िए, कोई एक फ़ोन कॉल पे भी वीडियो क्लिप ऐड नहीं करता, वीडियो कॉलिंग नहीं करता, ज़िक्र नहीं करता, बताता नहीं, बोलता नहीं। क्या इनके लिए हज एक इतनी सी चीज़ है? जो अभी तक उम्रा पे जाने का प्लान नहीं कर पा रही है फैमिली, जो उम्रा पे जाने के लिए कभी किसी को फ़्लाइट से डर लगता है, कभी किसी को फ़्लाइट से डर लगता है, उसी चीज़ में अटके हुए हैं केपेबल होने के बाद भी। तो सोचिए कि उम्रा कितनी बड़ी चीज़ है। क्या उस चीज़ की शुभकामनाएँ, अच्छे से विदाई देनी, ये तो बनता था ना। लेकिन ना तो कोई वीडियो, ना व्लॉग में कोई बातचीत, अपनी दुनिया में सब मग्न है, अपनी दुनिया में ही सब मग्न है। चलिए एनिवर्सरी के टाइम पे तो ये बोला गया था कि जनाब शो कर रहे हैं,
टाइम नहीं है। अभी तो जनाब एकदम फ्री हैं, एकदम फ्री हैं, आ सकते थे, मिल सकते थे। भैया बाप का फ़र्ज़ भी तो निभाना है, साथ में भाई का भी निभाना है। दो दो जिम्मेदारियां हैं जनाब के ऊपर। लेकिन जनाब और जनाब की फैमिली और इनकी स्क्रिप्ट, बस इसके अलावा कुछ भी रियलिटी नहीं है। सो रियलिटी से याद आया मुझे कि कमेंट सेक्शन में ना एक कमेंट और इनकी रियलिटी पे आया था, जहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने पूरे मंथ एंड डेट के साथ एक चीज़ डिस्क्राइब करी है। हमेशा से हमने यही सुना है कि मैडम और जनाब का जो बेबी है वो प्री मैच्योर है, और अकॉर्डिंग टू दैम हमने भी वही चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है, इन्होंने दिखाया, इन्होंने बताया, हॉस्पिटल की जर्नी दिखाई, 20 दिन 25 दिन हॉस्पिटल में बेबी था, वो सब चीज़ें दिखाई। और इतने निर्दयी तो इतने हम भी नहीं हैं कि कोई चीज़ हमें दिख रही है और हम उस चीज़ को देखने के बाद बोल दें कि नहीं ये सच नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, जनता जनार्दन है, सब जानती है, सब नोटिस करती है, और आज भी ये चीज़ नोटिस करती है, क्योंकि प्री मैच्योर बेबी का टैग इन्होंने खुद अपने बच्चे को दिया था। लेकिन वहीं पे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में ये कमेंट किया है कि अक्टूबर मंथ में मैडम ने कंसीव कर लिया था। कैसे? क्योंकि जनवरी मंथ में मैडम और जनाब ने खुद अपने मुंह से ये बात बताई थी कि मैडम के 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक 21 जनवरी की वो डेट थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूँगी उनका। उन्होंने बताया 21 जनवरी को इन्होंने ये अनाउंस किया कि मैडम के 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। उस हिसाब से मैडम की जो डिलीवरी हुई वो जून में हुई, तो कंप्लीट 9 मंथ्स हुए। अगर 9 मंथ्स कंप्लीट हुए तो बेबी प्री मैच्योर कैसे हो गया? और प्लीज़ मुझे बताना कि कौन से मंथ की जो बेबी का बर्थ होता है वो प्री मैच्योर कैटेगरी में आते हैं। प्लीज़ ज़रूर बताना कि कौन कौन से बच्चे, कितने मंथ ज़्यादा कितने मंथ कम के बच्चे प्री मैच्योर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये कमेंट था, मैंने सोचा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि मैडम और जनाब का जो बेबी है वो प्री मैच्योर नहीं है, वो अपना पूरा टाइम लेके ही आया है। तो आज का रिएक्शन सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और खूब सारा प्यार दीजिए। कमेंट सेक्शन में खूब सारे कमेंट करिए। कोई पॉइंट अगर मैं मिस कर गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।